दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन 2022 यानी कि 2022 में सिविल सर्विसेज का प्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कैसा था, इसको हम आज के पेपर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया है, अंकित प्रभावी विनिमय दर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा इसमें दिया है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार दर्शाता है। और तीसरा दिया है, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। अब आपको जो है यहाँ पर इनके ये तीन आपको कथन दिए हैं, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है इसमें बताना है। तो दूसरे का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो है पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। फिर इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा है, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब ये आपको जो है 3 यहाँ पर कथन दिए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो तीसरे का जो है यहाँ पर दूसरा और तीसरा ये दोनों ही कथन सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा तीसरे का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा है, यह आदरणीय ब्याज वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। अब इसमें जो है 2 कथन दिए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से ये कथन सही है और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चौथे का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कथन इसमें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि दोनों ही कथन इसमें क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड के क्या लाभ हैं? पहला ऑप्शन है, सरकार आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा, आईआईबीज निवेशकों की मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा है, आईआईबीज पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। यहाँ पर आईआईबीज का फुल फॉर्म क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। तो ये 3 आपके पास कथन दिए हैं और आपने बताना है कि कौन कौन से सही है। तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, सही बताना है आपने। ठीक है, तो पहला कथन आपको दिया है, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। दूसरा आपको कथन दिया है, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। अब नीचे जो है आपको कोड दिए हुए हैं और आपने बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें से जो है ये कथन दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, केवल दूसरा वाला कथन इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। पहला कथन दिया है, किसानों का अपनी फसल काटना। दूसरा है, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। तीसरा है, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना। चौथा है, किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। तो इसमें से जो है 7 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? कथन पहला वाला सही है और दूसरा सही है, यानी कि किसानों का अपनी फसल काटना, दूसरा कपड़ा मिलों का कच्चे माल को कपड़े में बदलना। ठीक है, तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? पहला ऑप्शन है, किसी भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। दूसरा है, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। तीसरा है, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। फिर इसमें चौथा है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों में अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। तो इसमें से जो है 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों में अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये स्थिति आपने बतानी थी, आपको 4 स्थितियां दी गई थी और कौन सी इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? आपने सही बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सही है, ये कौन सा सही है, सही नहीं है, ये आपने जो है ढंग से पढ़ना है। कभी कभी इस चक्कर में जो है आंसर गलत हो जाते हैं। तो कौन सा सही है ये हमने बताना है। ठीक है, तो पहला इसमें कथन दिया है, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा, ऋण वित्तयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो 4 आपके पास कूट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें 9 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल पहला वाला कथन इसमें सही है, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया है, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। दूसरा है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी
दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। और ये दो कथन दिए हैं और आपको जो है कोड दिए हैं नीचे, और आपने बताना है कि कौन से इनमें से सही है। तो 10 का इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल कथन दूसरा सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया है, HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। चौथा है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो ये चार आपके पास कथन दिए हैं और आपने बताना है कि कौन कौन से कथन इनमें से सही है। तो 11 का जो है इसमें राइट आंसर देखिए कौन कौन से कथन सही है। एक तो पहला कथन सही है, भी सही है और चौथा कथन सही है, ठीक है। और ये तीसरा वाला कथन इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो सही बताना है आपने। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा किस में आता है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधि फॉर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। दूसरा, विविध परिषदों बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। तो दो आपके पास कथन दिए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। दूसरा, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वह अपनी अनुमति दे। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और उसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो 13 का इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा, ठीक है, कौन से सही हैं। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा, संघ सरकार के मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है ये हमने बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला, यानी कि जो कथन दूसरा है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, केवल 2। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? पहला है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दूसरा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ठीक है। तो 15 का हमारा जो है इसमें जो है ये बताना है कि अनन्य शक्तियां है, ये बताना। तो दूसरा इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16।
भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यह कानून कोई समय अवधि, दूसरा यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें से जो है पहला तो सही नहीं है लेकिन दूसरा सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। ठीक है, तो इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें से जो है दोनों ही कथन गलत हैं, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2, ये दोनों ही क्या हैं, सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। दूसरा है, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। तीसरा है, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति अधिकार प्रेक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में क्षमावेदन करने के लिए याची हो सकता है। तो इन तीनों कथनों में से हमने बताना है कि कौन से सही हैं। तो 18 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा, तो इस तरीके से जो है ये सी वाला इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा है, चूंकि इस लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। तीसरा है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। ये 3 आपको कथन दिए हैं और बताना है कौन से सही है। ठीक है, तो इसमें से जो है तीनों ही कथन सही हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। दूसरा, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। तीसरा है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। चौथा है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ठीक है, तो इन 4 कथनों में से बताने हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें से एक तो पहला कथन सही है और एक तीसरा कथन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। और ये मेरे पास जो है सेट ए है। ठीक है, ये कौन सा है, सेट ए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है धान, तीसरा है गन्ना, चौथा है गेहूं। तो इसमें 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से
क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? ठीक है, तो पहला इसमें कथन दिया इन्होंने, पहला बीज की कम आवश्यकता, दूसरा है मैथेन का कम उत्पादन, तीसरा है बिजली की कम खपत। अब आपने नीचे आपको कोड दिए गए हैं और आपने बताना है कि सही आंसर क्या है। तो 22 का इसमें डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ही इसमें क्या हैं, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है लेक विक्टोरिया, दूसरा है लेक फागुविन, तीसरा है लेक ओगुटा, चौथा है लेक बोल्टा। तो 23 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक फागुविन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? ठीक है, कावेरी, मंजीरा, पेनार और तुंगभद्रा। तो 24 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेनार। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सुमेलित है? ठीक है, आपने बताना है कि कौन कौन से इनमें सुमेलित हैं। ठीक है, पहला दिया है नामचा, बरवा, गढ़वाल हिमालय, दूसरा है नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। ठीक है, तो 25 का जो है इसमें सिर्फ ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सुमेलित है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अक्सर समाचार पत्रों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेट मोटे मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? लिवेट, पहला ऑप्शन है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी अफ्रीका तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, तीसरा है फारस की खाड़ी और अफ्रीका के सुरंग के पास का क्षेत्र, चौथा है भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। तो 26 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है? लिवेट। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो है आपको 5 देश दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि किन किन देशों की सीमाएं जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, तो पहला है अजरबैजान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा ताजिकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान और पांचवा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो 27 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इन तीनों की सीमाएं जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है कथन मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, दूसरा है मोनाजाइट में थोरियम होता है, तीसरा है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है, और चौथा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। अब ये आपके पास जो है 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से आपने बताना है कि कौन से सही हैं। तो 28 इसमें से जो है पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, ये तीनों ही सही हैं। तो इस तरीके से जो है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? ठीक है, जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, या डी है जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, और ये 4 आपको युग्म यहाँ पर दिए हैं और इनमें से आपने बताना है कि कितने युग्म जो हैं सही से सुमेलित है। इसमें से पहला आपको दिया है होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, सस्थामकोता झील तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें से जो है कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं, तो इसमें से कितने हैं, 2 युग्म सही सुमेलित हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अब इनको आप जो है सर्च कर लेना कि कौन कौन से 2 युग्म सुमेलित है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि कौन कौन से 2 युग्म हैं जो सुमेलित है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर और दीक्षा उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। ठीक है, अब बताना है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से बनाए गए हैं। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर और दीक्षा, तो ये जो है चारों ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। तीसरा है वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। अब ये 3 आपके पास कथन दिए हैं और इनमें से आपने बताना है कि कौन से सही हैं। तो इनमें से जो है तीनों ही कथन सही हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है SaaS क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित पर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है SaaS प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। तीसरा है आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल SaaS के रूप में होते हैं। अब ये 3 आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं और आपने बताना है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभावी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें पहला है अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। दूसरा है कोई अंतरिक्षयान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। तीसरा है कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। चौथा है कोई अंतरिक्षयान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरिचित्र स्थापित करता है। तो इसमें 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई मिसाइल पृथ्वी की परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है। ठीक है, क्यूबिट बताना आपने, क्यूबिट का कहाँ पर इसका यूज होता है। पहला है क्लाउड सेवाएं, दूसरा है क्वांटम संगणन, तीसरा है दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियाँ, चौथा है बेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, क्वांटम संगणन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला इसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया है निकट परिपथ
क्लोज सर्किट टेलीविज़न, दूसरा है रेडियो आवृत्ति अविनिर्धारण, तीसरा है बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अब इसमें से बताना उपयुक्त में से कौन सी लघु प्रास युक्तियाँ प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, तो 36 का इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि तीनों ही माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है जयप्रथ बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरूपों पर बन सकती है। दूसरा है इसमें जयप्रथ खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। तीसरा है जयप्रथ प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। अब ये तीन कथन आपको दिए हैं और आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इस तरीके से ये तीनों ही कथन सही हो जाते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा है प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। तो ये तीन आपके पास स्टेटमेंट दिए हैं और आपने बताना है कि इन तीनों ही स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला और तीसरा सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। दूसरा है स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई। तीसरा है कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो इनमें से आपको इन तीनों कथन में से बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, एक तो कथन दूसरा और कथन तीसरा। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, यदि कोई मुख्य और तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। पहला है जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियां विफल हो सकती है। दूसरा है विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती है। तीसरा है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। चौथा है पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है। चौथा है ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती है। तो ये 5 आपके पास स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि इनसे जो है कौन कौन से प्रभाव संभव हो सकते हैं यदि कोई जो है मुख्य और तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है। ये जो है ठीक है। और छठा इसमें उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुप्त हो सकती है। सातवां ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। 7 आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसमें देखिए, एक तो छठा और सातवां, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। ये 5वां वाला नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है तीसरा वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तीसरा तो इस तरीके से जो है पहला तीसरा और चौथा छठा सातवां ये इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है। तो पहला इसमें जो है आपने सही बताना है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो 41 का इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला कथन है, जलवायु समूह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की। तीसरा है, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। चौथा है, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। तो 42 इसमें से आपने सही बताना है। ठीक है, तो इसमें से सही हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अब ये 43 है, यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथनों में को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो 43 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को आवेशित कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो है इसमें से 4 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से सही हैं। पहला कथन है, PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 म्यूजी M³ से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 म्यूजी M³ से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। तीसरा है, PM10 फेफड़े के अवरोध का वेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। चौथा है, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें 44 का इसमें राइट हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह एक कवक है। दूसरा, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। तीसरा है, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अब ये 3 आपको स्टेटमेंट दिए हैं और बताने हैं कि कौन से सही हैं। तो 45 का इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, पॉली एथिलीन टेरेफथलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। दूसरा है, इससे बने पात्रों को किसी भी पादप पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। चौथा है, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो आपके पास यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन से सही है। तो इसमें से जो है ये पहला और चौथा वाला सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? अब यहाँ पर जो है आपने क्या बताना है कौन सा पक्षी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए, गोल्डन महाशीर, इंडियन
नाइट जार, स्पूनबिल, वाइट आइविस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोल्डन महाशीर। ये क्या है? पक्षी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? ठीक है, तो इसमें चार आपको दिए हैं। पहला है अल्फा फाइटा, दूसरा है चौलाई, तीसरा है चना, चौथा है तिपतिया घास, पांचवा है कुल्फा और छठा है पालक। ठीक है, तो सही उत्तर आपने बताना है। ठीक है, तो 48 का इसमें एक तो पहला सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकरण पादप हैं कौन कौन से? अल्फा फाइटा, चना और तिब्बतिया घास। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी की बातें होती हैं? पहला है क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स की बहाली, दूसरा है पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, तीसरा है सेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, चौथा है वनों संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लोहिकाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, तो 49 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरम रीफ्स की बहाली। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ठीक है, पहला ऑप्शन है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, दूसरा है अनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, चौथा है तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो 50 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? पहला इसमें दिया है न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय सुशासन, भू राजस्व और पुलिस। ठीक है, तो 51 इसमें जो है पहला सही है, भू राजस्व भी है और पुलिस भी है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम, शब्द क्या है? फणम, किसे निर्दिष्टित करता था? पहला ऑप्शन है पहनावा, सिक्के, आभूषण और हथियार। तो इसमें 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्के। ठीक है, फणम किसे निर्दिष्टित करता था? सिक्के को। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वीरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था? ठीक है, बताना है कि इनमें से ये जो तीन ऊपर दिए हैं कौन गदर पार्टी के साथ जो है सक्रिय रूप से जुड़ा था। तो कौन जुड़ा था? सिर्फ इसमें थे राम बिहारी बोस। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि कर हस्ताक्षर करें। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही है बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही इसमें क्या है? गलत है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नेत्तिकरण, दूसरा है परिशिष्ट प्रवन, तीसरा है अवदान शतक,
और चौथा है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। तो इनमें से बताना है कि कौन से जैन ग्रंथ हैं। ठीक है, तो 55 का दूसरा और चौथा ये दोनों ही क्या हैं, जैन ग्रंथ हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति दिए हैं, दूसरी तरफ किस रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और सही सुमेलित हमने बताना है कि इनमें से जो है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर जो है ये पहला दिया है आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान, और तीसरा है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। तो 56 का इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि इसमें दो युग्म क्या हैं, सुमेलित हैं। अब इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा है जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो ये आपको 3 कथन दिए हैं और आपने बताना है कि कौन से इनमें से सही है। केवल इसमें से जो है कौन सा कथन सही है, दूसरा वाला। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहा दारन कहलाते थे। ठीक है, क्या लिखा है, कुलाहा दारन। पहला ऑप्शन है अरब व्यापारी, दूसरा है कलंदर, फारसी, खुशनवीस और सैयद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैयद। ठीक है, कुलाहा दारन के कौन कहलाते थे, सैयद। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। दूसरा है अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्रियां स्थापित की थी। अब ये 3 आपके पास कथन दिए हैं और आपने बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो 59 का इसमें सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा इसमें सही है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है। 3 इसमें कथन दिए, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। अब इन तीनों में से बताने हैं कि कौन से सही है। तो तीनों ही इसमें सही है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा है पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। तीसरा, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीवीज के संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। तो इसमें ये 3 आपके पास स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से बताने हैं कौन से सही हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको जो है 4 राज्य दिए गए हैं और इनमें से बताना है कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी चारों
जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया है, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। दूसरा है ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा है ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो 3 कथन दिए हैं, इनमें से बताने हैं कौन से कथन सही हैं। तो दूसरा और तीसरा दोनों कथन सही हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला इसमें कथन दिया है, RBI का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। दूसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो अब आपने बताना है इन तीनों में से कौन से सही हैं। तो दूसरा और तीसरा इसमें से सही है, तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। दूसरे, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। तो 2 इसमें स्टेटमेंट दिए हैं और बताने हैं कौन से सही हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। दूसरा है प्रक्षेपात प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। तीसरा है संघाई सहयोग संगठन। भारत उपयुक्त में से किनका सदस्य है? ठीक है, तो भारत तीनों का ही सदस्य है, तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें जो है कथन दिए गए हैं और पहला कथन है, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा। दूसरा है, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। तीसरा है, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। चौथा है, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों में वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। पांचवा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादन ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। अब इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो इसमें से जो है तीसरा, चौथा और पहला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरांक बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन दिया है, वे भौतिकी परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। दूसरा है, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। तीसरा है, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 3 इसमें कथन दिए हैं और बताने हैं कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से जो है तीनों ही कथन सही हैं, इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए
और कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं इसमें से, तो ये आप जो है एक बार चेक कर लेना और इसको कमेंट, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। एक ही युग्म इनमें से सुमेलित है, और जो युग्म सुमेलित नहीं है उनका सही जो है किस राज्य के साथ वो सुमेलित होंगे, या उस राज्य के साथ, उस राज्य के पास वो जलाशय हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत में कोयला नियंत्रण संगठन की क्या भूमिका है? तो इसमें पहला दिया है सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। तीसरा है यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। चौथा है यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करे। तो इसमें से जो है 4 इसमें स्टेटमेंट दिए हैं और आपने बताना है कौन कौन से इसके सही हैं। तो तीनों ही, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ये स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? पहला है इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। दूसरा है इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। तीसरा है इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। डी है जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 73 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। यहां पर कथन दिए हैं, इनमें विचार करना है। पहला है भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। दूसरा, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समापन करने के लिए नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। तो कौन से कथन इनमें से सही है? दोनों कथन को हमने बताना है। तो 74 का इसमें जो है ये दोनों ही कथन गलत है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। दूसरा है पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। तीसरा है यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आंकलन करती है। अब 3 कथन दिए हैं और बताने हैं कौन कौन से इनमें से सही है। तो केवल तीसरा वाला कथन इसमें से सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 77 इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ठीक है, कौन सा है? पोलर कोड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकता है। अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने
का प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा, यूएन महासभा के स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। कौन से सही हैं ये बताना है। तो तीनों ही इसमें सही है, तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चाय बोर्ड सर्वाधिक निकाय है। दूसरा है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। तीसरा है चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा है इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो ये आपके पास चार जो है कथन दिए गए और हमने इसमें से बताना है कौन से सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, ये चाय बोर्ड सर्वाधिक निकाय है और यह इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग शब्द, ठीक है, इस ग्रीन वॉशिंग शब्द, तो 80, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिथ्य रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका सर्वोत्तम वर्णन है किसका, ग्रीन वॉशिंग शब्द का। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए हैं। पहला है उच्च मेघ मुख्यतः और सौर विकिरण की प्रावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। दूसरा है भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों को निम्न मेघ से उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो इनमें से आपने बताना है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं कौन से सही हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए उत्तरी पश्चिमी केनिया में बीडीवीडी एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती है। दूसरा है दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हेतु कुछ लोग वीडीवीडी में रहते हैं। तीसरा है सोमालिया में गृह युद्ध के पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया के दबाव शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो इसमें से बताने हैं कौन से सही हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इसमें जो है 5 देश दिए गए हैं। कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तो तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन कौन से देश हैं। एक तो अजरबैजान है और दूसरा उज्बेकिस्तान है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। दूसरा है केरल में पूर्णतः और शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा है गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। ठीक है, तो कौन से इसमें से सही है। तो कौन सी है, केवल जो है इसमें से दूसरा वाला। ठीक है, ये वाला सही है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पहला कथन दिया है किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। दूसरा है सभी राज्यों के चाहे वह तटीय हों या भूमध्य भाग के हों जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र में से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार क्षेत्र से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तो इसमें से ये 3 कथन है और इसमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो तीनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित
सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? पहला है, आमतौर पर यह माना जाता है कि वह दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। दूसरा, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। तीसरा है, वहाँ ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। और इसका जो है चौथा हो जाएगा, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अश्वामिक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। तो 86 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, कितने युग्म सुमेलित हैं? तो 87, इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि इनमें से जो है 3 युग्म सुमेलित हैं, और कौन कौन से युग्म सुमेलित नहीं हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और उनका क्या राइट आंसर होगा वो भी आपने बताना है। नेक्स्ट जो है 88। ठीक है, कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक, तो 88 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इन 4 में से 2 युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, और 2 कौन कौन से युग्म हैं जो सुमेलित नहीं है, और सही उनका आंसर क्या होगा ये भी आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पहला है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। दूसरा है, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। ये 3 कथन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? चींटी, कॉकरोच, केकड़ा या मकड़ी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चींटी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। मकड़ी हो गया। ठीक है, 90। अब इसमें जो है इस क्वेश्चन पेपर में से मैंने जो है हिंदी वाला पार्ट अलग किया था, तो बीच में ये वाला पेज 91 से लेकर के और 96 तक क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो है मैं बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। ठीक है, बी कोशिकाओं टी कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है 4 कथन दिए हैं। प्रासूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के प्रासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। तीसरा है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के प्रासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। अब इन तीनों कथनों में से बताने हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें से जो है दूसरा और तीसरा सही है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? इसमें पहला है, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। दूसरा है, समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। 3 आपको स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से बताना है कौन से सही है। तो पहला और दूसरा सही हैं, तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि किन की अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो ये चार आपको यहाँ पर बताए हैं। तो 100 का दूसरा और चौथा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों की अधिकता होने से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। तो इस तरीके से 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इसमें जो है ये 91 से लेकर के और 96 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने 90 किया और सीधे 97 आ गया। तो 91 से लेकर के और 96 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाला और उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो हिंदी वाला पोर्शन था, ठीक है, उसको मैंने अलग किया है। तो उस दौरान जो है ये एक पेज जो है बीच से मिस हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। और अभी जो है हमने ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री 2022 का जीएस वाला पार्ट हमने जो है डिस्कस किया है और इसके 100 के 100 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को देखने से थोड़ी भी हेल्प मिली हो या फिर आपको लगा हो कि ये वीडियो हमारे लिए जो है थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।